हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस ओ लेवल M4 R5 सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। और आज हम इस वीडियो में IoT का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने बात की है कि ओ लेवल M4 R5 का जो कंप्लीट कोर्स है, इसका सिलेबस क्या है, इसके वीडियो लेक्चर कहाँ से मिलेंगे, अपलोड होने की टाइमिंग क्या है और इसके जो नोट्स हैं वो कहाँ से मिलेंगे, इन सब टॉपिक को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है अपने पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, तो सारे वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप ही देखने हैं ताकि कोई कंफ्यूजन या कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, यहाँ पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो क्वेरी या फिर जो भी डाउट होते हैं वो ना हो। ठीक है, इसके लिए आपको सारे वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखने हैं। फिर भी इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी या डाउट होते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, जैसे आपको मान लेते हैं इस वीडियो में कोई डाउट या क्वेरी है तो आप उसको कमेंट कर दें इस वीडियो में और हम अगली वीडियो में उसको देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर ये आपके नोट्स हैं और ये आपका ओ लेवल M4 R5 का सिलेबस है। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक बार शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं, क्योंकि कई बार हमें कमेंट बार बार देखने को मिलते हैं कि नोट्स कैसे डाउनलोड करें। तो सिंपली आपको यहाँ पर गूगल पर सर्च करना है UPCISS। ठीक है, ध्यान रखना गूगल पर सर्च करना है ब्राउजर पर, ठीक है, क्रोम पर। और यहाँ पर आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगा UPCISSYouTube.com। यहाँ पर आप इस वेबसाइट को ओपन कर लें और इस वेबसाइट का लिंक जो है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हमें चले जाना है सिंपली नोट्स में। नोट्स में जाने के बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ओ लेवल स्टडी मटेरियल, इसे ओपन कर लेना है और इसमें आपको ओ लेवल के जो 4 पेपर होते हैं, चारों के नोट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे सेक्शन वाइज। ये पहला सेक्शन है ओ लेवल M1 R5। M1 R5 से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल वगैरह है ये आपको इस सेक्शन में मिल जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आपका M2 R5 का सेक्शन है, फिर M3 और लास्ट में आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आप M4 R5 के नोट्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और ये नोट्स जो है वो चैप्टर वाइज होंगे, ये सब हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर इसे हम डाउनलोड कर लेंगे। ये चैप्टर 1 के नोट्स हैं और जब हम चैप्टर 2 पर पहुंचेंगे तो चैप्टर 2 के भी नोट्स अपलोड कर देंगे। क्लियर है, तो यहाँ पर नोट्स क्लियर हो गया कैसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर हमारा इसमें पहला जो चैप्टर है, ठीक है, आपको पता है कि ओ लेवल M4 R5 में टोटल 6 चैप्टर हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एप्लीकेशन डिवाइसेस, प्रोटोकॉल्स एंड कम्युनिकेशन मॉडल। यानी कि सबसे पहले चैप्टर में हमें यही समझना है कि IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है, एप्लीकेशंस यानी कि इसके काम कौन कौन से हैं, इसका हम किस किस फील्ड में यूज करते हैं और उसमें कौन कौन से डिवाइसेज यानी क्या हार्डवेयर यूज होता है, क्या सॉफ्टवेयर यूज होता है, प्रोटोकॉल्स यानी कि आपको पता है प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा अलग प्रोटोकॉल होते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर कम्युनिकेशन मॉडल, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें पहले थ्योरी समझनी है। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि पहला चैप्टर जो है ये थ्योरेटिकल बेस है। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर थ्योरी पर बेस है, जिसमें हमें एग्जैक्टली समझना है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT क्या है, उसे कनेक्ट कैसे करते हैं, कौन कौन से हार्डवेयर, कौन से प्रोटोकॉल, कौन से डिवाइसेस, क्या यूज होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम थ्योरी बेस पर यहाँ पर हम समझेंगे। ठीक है, IoT में कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, ये सारा कुछ देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और चलते हैं नोट्स की तरफ। ये जो नोट्स हैं ये चैप्टर 1 के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर हमने इंडेक्स दे दिया है कि कौन सा टॉपिक कौन से पेज नंबर पर है, आप सीधे क्लिक करके उस वहाँ पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स को शॉर्ट में IoT भी कहते हैं। ठीक है, IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आपको पता है, क्लियर है। चलिए, तो IoT क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ रेगुलर डिवाइसेस इंटरनेट से जुड़ी होती हैं। अब ये रेगुलर डिवाइसेस क्या होती हैं? तो रेगुलर डिवाइसेस यानी कि नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे हमारा लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन हो गया, ठीक है, स्मार्ट टीवी हो गया, तो ये सब रेगुलर डिवाइसेस है। यहाँ तक कि जो हमारे रेफ्रिजरेटर, फ्रीज वगैरह आते हैं, जो एडवांस AC वगैरह आ रही हैं, तो ये सब भी रेगुलर डिवाइसेस के अंतर्गत ही आ जाती है। यानी कि एक घर में बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर उन सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम अगर चाहें तो IoT के थ्रू, IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू इंटरनेट से उसे जोड़ सकते हैं और उनको जो है हम ऑटोमेटिक काम करवा सकते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा ऑटो ड्राइविंग कार। ठीक है, ऑटो ड्राइविंग कार में क्या होता है कि उसमें IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स को ही यूज किया जाता है, एक बड़े स्केल पर यानी एक बड़े पैमाने पर उसमें यूज किया जाता है, जिससे जो हमारी कार होती है वो ऑटो ड्राइव होती है, जिसमें कई सारे सेंसर, कई सारे हार्डवेयर यूज किए जाते हैं अलग से। ठीक है, तो इन सब के हम बात करेंगे। अभी बस आपको हमने एक एग्जाम्पल दिया है कि एग्जैक्टली IoT के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। ठीक है, तो रेगुलर डिवाइसेस इंटरनेट से जुड़ी होती है और वे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं, यानी एक दूसरे के साथ बातचीत करती हैं।
आईओटी एक नेटवर्क है जो बिना किसी मानव हस्तक्षेप यानी कि बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के इंटरनेट पर डेटा को स्टोर तथा एक्सचेंज कर सकता है, जिसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होने चाहिए जो रिक्वायर्ड हैं, जो जरूरी हैं, इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए और जितने भी सॉफ्टवेयर या जो भी हार्डवेयर की जरूरत है वो सारा कुछ होना चाहिए। तो इससे हमारा एक आईओटी इकोसिस्टम बनता है। ठीक है, आईओटी इकोसिस्टम क्या है उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। इकोसिस्टम वर्ड के बारे में उसको हमने डिफाइन किया है इसी चैप्टर में, इसी नोट्स में। क्लियर है? तो यहां पर आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी थोड़ा सा समझ आया होगा कि हाँ ये क्या है और इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। अभी तो यहाँ पर हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, आगे जब हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो ये सब चीजें और बेटर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं। तो इस डायग्राम में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेगुलर डिवाइसेस हैं, जैसे यहाँ पर हमारा प्रिंटर हो गया, मिक्सर हो गया, ठीक है, और लैंप हो गई, ठीक है, कैमरा हो गया, यहाँ पर एलईडी बल्ब हो गया, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो एक दूसरे के साथ में यहाँ पर फाइनली किससे जुड़ी हुई हैं? आईओटी के साथ। आईओटी कुछ नहीं है, बस एक टर्म है जहां पर जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, अगर वो हमारी डिवाइसेस कुछ इस तरीके से आपस में कनेक्टेड है जिसे हम एक ही जगह से या फिर इंटरनेट कहें वहां से कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो हमारा एक आईओटी इकोसिस्टम कहलाता है। यहां पर आप जो सामने देख रहे हैं ये एक आईओटी इकोसिस्टम है जहां पर जो भी घर की या कंपनी की या फैक्ट्री की जो भी रेगुलर डिवाइसेस या मशीनें हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से कनेक्ट हैं कि आप उन्हें इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी कनेक्ट या कंट्रोल कर सकते हैं, कनेक्ट या डिस्कनेक्ट कर सकते हैं या ऑन ऑफ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जिस तरह से आपने उसका कनेक्शन किया होगा या जिस तरह से आपकी उसकी रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है? आपने कई सारे ऐड वगैरह भी देखे होंगे, आपने ऐड देखा होगा कि जो एलईडी है, ठीक है, तो वो एलईडी अगर आप घर में यूज करते हैं, ठीक है, और उस एलईडी को अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं तो आप कहीं भी बैठे हो, ठीक है, किसी भी कंट्री में हो, कहीं भी हो, कितनी भी दूरी हो, आप इंटरनेट के थ्रू उस एलईडी को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, उसके ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी फीचर प्रोवाइड किए गए हैं वो सारा कुछ आप बाहर से कर सकते हैं। तो यही आईओटी है। ठीक है, अब यही आईओटी अगर इसे हम नॉर्मल यूज के लिए यूज करते हैं तो ये आईओटी का छोटा स्केल हो गया, और इसे जब कंपनी या फैक्ट्री में यूज किया जाता है तो इसी को हम बोलते हैं, मतलब इसे जो है एक बड़े स्केल पर यूज किया जाता है। सिंपल है। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में थिंग्स वर्ड का मतलब दिन भर के जीवन में किसी भी चीज से है जिसे इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस या फिर कनेक्ट किया जा सकता है। और आईओटी शब्द का विकास सबसे पहले केविन एस्टन ने 1999 में किया था। ठीक है, तो ये हो गई पूरी आईओटी का इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्लियर है? फिर यहाँ पर इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताए गए हैं। तो सिंपल एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पर पहला हमारा एडवांटेज क्या है? इंप्रूव्ड कस्टमर एंगेजमेंट, स्पीड, ऑटोमेशन, इजी एक्सेस, M2M कम्युनिकेशन। M2M का मतलब मशीन टू मशीन, जहां पर ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, मशीन दूसरी मशीन से आपस में ही बातचीत कर लेते हैं डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर इनहैंस डेटा कलेक्शन। और यहाँ पर डिसएडवांटेज की बात करें तो सिंपल है, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, कॉम्प्लेक्सिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिपेंडेंसी। ठीक है, तो ये इसके क्या है? डिसएडवांटेज है। क्लियर है? चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी, यानी कि आईओटी की विशेषताएं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी का अर्थ ऐसी डिवाइसेस से है जो इंटरनेट से जुड़ी होती है, और आईओटी के अंदर ऐसी डिवाइसेस आती है जिनके द्वारा वायरलेस नेटवर्क में डेटा को सेंड तथा रिसीव किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक आप डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पर आप इस डायग्राम को देख के समझ सकते हैं। इसमें बताया गया है कि कोई भी डिवाइस हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, एनी डिवाइस, ठीक है, उसे आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। वही हमारा क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, यानी कि आईओटी। फिर यहाँ पर आईओटी की यहाँ पर विशेषताएं दी गई है जो कि यहाँ पर टॉपिक वाइज है। सबसे पहले कनेक्टिविटी। आईओटी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कनेक्टिविटी होती है। आईओटी डिवाइसेस और उनके कंपोनेंट जैसे सेंसर, कंप्यूट इंजन, डेटा हब आदि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, और आईओटी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ रेडियो वेव्स, ब्लूटूथ, वाईफाई, लाईफाई आदि के द्वारा कनेक्ट होती हैं। तो यहाँ पर सिंपली कनेक्टिविटी के बारे में बताया गया है कि जो हमारे आईओटी कंपोनेंट होते हैं, यानी कि जो हार्डवेयर होते हैं, जैसे सेंसर हो गया, कंप्यूट इंजन यानी कि एक तरह से सीपीयू हो गया, और डेटा हब्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, और उसको कनेक्ट करने के लिए हमें किसी ना किसी नेटवर्क की ज़रूरत होगी। तो आईओटी डिवाइसेस या तो रेडियो वेव्स के जरिए या ब्लूटूथ के जरिए या वाईफाई या फिर लाईफाई या इसके अलावा और भी कई सारे जो है नेटवर्क होते हैं। ठीक है, उनके बारे में हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कनेक्टिविटी में। तो ये अभी यहाँ पर सिर्फ ब्रीफ में इंट्रोडक्शन है। क्लियर है? तो कनेक्टिविटी के बारे में आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। दूसरा यहाँ पर इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस यानी आईओटी में बहुत सारी ऐसी एल्गोरिदम है जिनके द्वारा यह इंटेलिजेंट बन जाता है। इंटेलिजेंट बन जाता है इसका मतलब इसमें बिग डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग का प्रयोग किया जाता है। देखिए, बिग डेटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग का यूज जो है वो आईओटी में बड़े स्केल पर किया जाता है। बड़े स्केल का मतलब क्या है अभी हम आपको बता देंगे। ठीक है, जिससे कि बेहतर डिसीजन लिया जा सके। इसमें सिचुएशन के आधार पर डेटा का प्रयोग करके उपयोगी बिजनेस डिसीजन
को लिया जा सकता है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि IoT बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बिग डेटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग क्या है। ठीक है, तो देखिए बिग डेटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग ये दोनों टर्म जो हैं ये काफ़ी बड़ी हैं और ये पूरा एक अलग टॉपिक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम ब्रीफ में देख लेते हैं। जब हम IoT में, ठीक है, यानी IoT में बिग डेटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग का यूज़ करते हैं तो जो हमारा IoT का स्केल होता है वो बड़ा होता है, यानी कि लार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बिग डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मान लेते हैं जैसे आप यूट्यूब पर या फिर इंटरनेट पर, ब्राउज़र पर किसी भी वेबसाइट को या कहीं भी कुछ भी विजिट करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर ऐड जो देखने को मिलते हैं वो आपके यूज़र फ्रेंडली होते हैं। यूज़र फ्रेंडली का मतलब कि सबसे यहाँ पर अगर बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो आपने नोटिस किया होगा कि यूट्यूब पर जितने भी ऐड आते हैं, ठीक है, जितने भी ऐड आते हैं तो वहाँ पर आपको मान के चलिए 95% आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज में वो ऐड देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर आप हिंदी समझते हैं तो आपको 95% चांसेस है कि आपको हिंदी में वाले जो ऐड हैं वो देखने को मिलेंगे या फिर इंग्लिश वाले ऐड देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें जैसे यहाँ पर साउथ इंडिया में तमिल, तेलुगु और मलयालम ये अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। क्या आपने कभी तमिल, तेलुगु या मलयालम लैंग्वेज में ऐड देखे हैं? नहीं देखे हैं क्या? तो इसका मतलब क्या हम ये समझें कि तमिल, तेलुगु या फिर मलयालम में ऐड बनाए ही नहीं जाते? ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसे ऐड बनते हैं और ऐसे ऐड वहाँ पर जहाँ पर ये लैंग्वेज समझी जाती है वहाँ पर लगाए भी जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिलते हैं। तो क्या इस चीज़ को कोई व्यक्ति यानी कि या मतलब कोई ह्यूमन जो है वो कंट्रोल करता है? नहीं, यहाँ पर यूज़ होता है बिग डेटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग का यूज़ होता है, जहाँ पर जो डेटा होता है यानी कि जो हम लोग यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, हमारी लोकेशन क्या है, हम किस टाइप के वीडियो कंटेंट देखना पसंद करते हैं, इन सब चीज़ों को जो है वो मशीन क्या करती है, उस डेटा को कलेक्ट करती है, एनालिसिस करती है, फिल्टर करती है। तो वो भी एक तरह से IoT के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सिंपल है। ठीक है, ये बस एक टर्म अलग से है, बाकी इसमें यूज़ तो हम कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट और डिवाइसेस यही सब तो करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, इसलिए इसका पूरा चैप्टर ही अलग कर दिया गया है और इसे एक नया नाम दे दिया गया IoT। क्लियर है? लेकिन है सब उन्हीं चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बस उसमें धीरे धीरे चीज़ें जो है वो इंप्रूवमेंट कर रही हैं। तो यहाँ पर आपने एक एग्जाम्पल देखा कि यहाँ पर किस तरह से हमारा जो डेटा होता है वो फिल्टर किया जाता है और इसे कोई ह्यूमन कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि कर भी नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि इतना सारा डेटा होता है। तो आई थिंक यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या है। ठीक है, इंटेलिजेंस यानी कि जहाँ पर मशीन अपने आप ही डिसीजन ले सकती है। अगला, उसके बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट है सेंसिंग। सेंसिंग का मतलब यहाँ पर सेंसिंग के लिए सेंसर यूज किए जाते हैं। बिना सेंसर के IoT संभव नहीं है। सेंसर के माध्यम से ही हम इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं या मेजर किया जाता है। हम मनुष्य अपने पुराने अनुभवों के आधार पर अपनी परिस्थितियों को आसानी से समझ सकते हैं और उन्हें एनालाइज कर सकते हैं, परंतु IoT के लिए हमें एनालॉग सिग्नल को रीड करना पड़ता है जिससे कि हमें उचित इंसाइट्स प्राप्त हों। ठीक है, अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है? तो सिंपल सा है कि जैसे यहाँ पर हमने कुछ सुना, ठीक है, अपने कानों से सुना, यानी ह्यूमन एक व्यक्ति अपने कानों से सुन रहा है, आंखों से देख रहा है या किसी चीज़ को महसूस कर रहा है कि टेम्परेचर क्या है, मौसम कैसा है, तो वो सारी चीज़ें जो ह्यूमन है वो अपने अनुभव के आधार पर एक अंदाज़ा लगाएगा और जिस तरह का उसका अनुभव होगा उस हिसाब से उसका डेटा जो है वो एक्यूरेट होगा। क्लियर है? ये सारी चीज़ें होती हैं एक ह्यूमन की बात करें। लेकिन अगर यहाँ पर हम IoT यानी कि एक कंप्यूटर की बात करें, एक डिवाइस की बात करें, तो वहाँ पर उसके पुराने अनुभव से कोई मतलब नहीं है। वो क्या करेगा, जो हमारे एनालॉग सिग्नल होते हैं, एनवायरनमेंट में जो एनालॉग सिग्नल हैं, जैसे टेम्परेचर देखने के, मौसम देखने के, कोई भी चीज़ को मेजर करने के, ठीक है, डिटेक्ट करने के लिए एनालॉग सिग्नल का यूज करता है और हमें एक्यूरेट सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो ये यहाँ पर किसका काम होता है? सेंसर का होता है। तो यहाँ पर IoT जो है वो बिना सेंसर के पॉसिबल नहीं है, वही चीज़ बताई गई है। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के बहुत सारे सेंसर होते हैं जिनका यूज़ हम अलग अलग फील्ड में करते हैं। हम किसी विशेष प्रॉब्लम के आधार पर डेटा को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम इलेक्ट्रोकेमिकल, जायरोस्कोप, प्रेशर, लाइट सेंसर, GPS, RFID आदि का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कैटेगरी है सेंसर्स की। ठीक है, सेंसर का मतलब सीधा है सेंसर जो कि डेटा को सेंस करता है। एग्जांपल के लिए एक कार है जो कि ऑटो ड्राइविंग कार है। ठीक है, ये कार जो है ये ऑटो ड्राइविंग कार है और यहाँ पर ये रोड पर चल रही है। मान लेते हैं कि सामने यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है या फिर सिग्नल है, तो सेंसर जो यहाँ पर जो कार का सेंसर होगा वो सेंस करेगा कि आगे स्पीड ब्रेकर है नहीं है, आगे सिग्नल है या फिर नहीं है, और उस सेंसर जो हमारा
सेंसर होगा वो डेटा को कलेक्ट करेगा, यानी स्पीड ब्रेकर है या नहीं है, या सिग्नल है या नहीं है, इन दोनों चीज़ों को वो सेंस करके डेटा कलेक्शन जो है वो आगे ट्रांसफर करेगा, जहां पर सीपीयू यानी कि जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर या जो भी चीज़ें हमने लगा रखी होंगी प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, वो प्रोसेस करेगा और उस हिसाब से हमारा रिजल्ट आएगा। क्लियर है? तो ये काम होता है मेनली सेंसर का, जो कि फिजिकल एनवायरनमेंट से डेटा को कलेक्ट करता है। फिर यहाँ पर अगला पॉइंट है डायनेमिक नेचर, यानी आईओटी की एक विशेषता यह है कि नेचर डायनेमिक होता है इसका, ठीक है, और आईओटी में डेटा को इस प्रकार कलेक्ट और कन्वर्ट किया जाता है जिससे कि बिजनेस डिसीजन को लिया जा सके। डेटा को कलेक्ट और कन्वर्ट करने के लिए आईओटी कंपोनेंट का नेचर डायनेमिक होना चाहिए, अर्थात इसकी अवस्था बदलती रहनी चाहिए। तो डायनेमिक नेचर का मतलब ही यही हुआ कि उसकी अवस्था जो है वो चेंज होती रहनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बताया गया है कि आईओटी सेंसर को अगर किसी जगह का टेम्परेचर मापना है तो उसे लोकेशन और वेदर कंडीशन के आधार पर चेंज होना पड़ेगा। जैसे अगर किसी दूसरी सिटी का टेम्परेचर कुछ और है तो किसी दूसरी सिटी का टेम्परेचर कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो डायनेमिक नेचर का मतलब कि यहाँ पर जो आईओटी है उसका जो नेचर है वो क्या है, डायनेमिक है, सिंपल है, ठीक है। डायनेमिक नेचर का मतलब ये हुआ, ये आईओटी की विशेषताएं हैं जो हम पढ़ रहे हैं अभी। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है स्केल। स्केल के बारे में हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं पीछे, यानी आईओटी का एक स्केल जो कि नॉर्मली हम घर वगैरह में यूज करते हैं उसका स्केल छोटा होता है, और उसे अगर हम फैक्ट्री या कंपनी में यूज करते हैं तो उसका स्केल बड़ा होता है, ठीक है। तो ये स्केल होता है, मतलब आईओटी का अलग अलग स्केल है और उस हिसाब से उसमें अलग टाइप के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी हर चीज़ में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आईओटी की एक मुख्य विशेषता है कि इसकी सिक्योरिटी है। आईओटी डिवाइसेस में बहुत सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं और इन थ्रेट्स यानी कि खतरों से बचना बहुत ही जरूरी होता है। इसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जाता है, इस डेटा को हैकर या अटैकर द्वारा मैनिपुलेट या फिर चुराया जा सकता है। आईओटी सिस्टम को डिजाइन करने के दौरान हमें सुरक्षा करनी चाहिए, जिसमें फायरवॉल इंस्टॉल करना चाहिए या फिर वीपीएन कनेक्शन का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है, इसकी भी एक विशेषता है। अगला यहाँ पर है कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन, डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कनेक्ट होती है और कम्युनिकेशन बड़ी दूरी और छोटी दूरी का भी हो सकता है। मतलब जो कम्युनिकेशन है वो छोटी दूरी या फिर बड़ी दूरी का भी हो सकता है, जिसमें हम वाईफाई या फिर एलपी वैन यानी कि लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और भी कई नेटवर्क हैं कम्युनिकेशन के लिए, जो नेटवर्क हम यूज करेंगे उनके बारे में आगे हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट यहाँ पर है स्केलेबिलिटी, यानी आईओटी इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रतिदिन चीज़ें यानी कि थिंग्स बढ़ती जा रही हैं, इसलिए आईओटी का सेटअप ऐसा होना चाहिए जो बड़े एक्सपेंशंस यानी कि विस्तार को भी हैंडल कर सके, ठीक है। स्केलेबिलिटी का मतलब सीधा है कि नई नई सेंसर, नई नई चीज़ें जो है आगे इन्वेंट हो रही हैं, तो हमें अपना कनेक्शन, अपना सेटअप इस तरह से रखना चाहिए ताकि उसमें हम कोई भी फेरबदल चेंजेस फ्यूचर में कर सकें, ठीक है। तो ये सब आईओटी की विशेषताएं थी। फिर यहाँ पर बताया गया है हाउ आईओटी वर्क, यानी आईओटी काम कैसे करती है। तो देखिए आईओटी काम कैसे करती है वो तो हम प्रैक्टिकल लेवल पर पढ़ेंगे ही, लेकिन यहाँ पर अभी हम थ्योरी लेवल पर पढ़ेंगे कि काम करने के लिए उसमें कितने इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं और वो क्या है, उनके बारे में देखना है। तो देखिए पूरी आईओटी प्रोसेस स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन जैसे उपकरणों से शुरुआत होती है, जो आपको आईओटी प्लेटफॉर्म के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं ये लगभग सभी के घरों में नॉर्मली होती हैं और इन्हीं को कनेक्ट करना ही एक आईओटी मतलब के अंतर्गत आईओटी इकोसिस्टम बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 फंडामेंटल बताए गए हैं, 4 फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ आईओटी सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर पहला है सेंसर एंड डिवाइसेस। अब यहाँ पर एग्जैक्टली ये बताया गया है कि अगर हमें एक आईओटी सिस्टम बनाना है, ठीक है, आईओटी का सेटअप करना है तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो पहला है सेंसर या डिवाइसेस, सेंसर कहें या डिवाइसेस, सेंसर जो है वो डिवाइसेस तो होते ही हैं। तो यहाँ पर सेंसर या डिवाइस एक प्रमुख एलिमेंट है जो आपको आसपास के वातावरण से लाइव डेटा कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इस डेटा में जटिलता के विभिन्न स्तर हो सकते हैं। यह एक सिंपल टेम्परेचर मॉनिटरिंग सेंसर हो सकता है, यह वीडियो फीड के रूप में हो सकता है। एक उपकरण में विभिन्न प्रकार के सेंसर हो सकते हैं जो संवेदन यानी कि सेंसिंग के अलावा कई कार्य करते हैं। एग्जाम्पल के यहाँ पर बताएगा मोबाइल फोन एक ऐसा उपकरण है जिसमें जीपीएस, कैमरा जैसे कई सेंसर लगे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेंसर का मतलब सीधा है जो डेटा को एनवायरनमेंट से सेंस करते हैं यानी कि कैप्चर करते हैं, क्लियर है। तो वही हमारे होते हैं सेंसर और अलग अलग काम के लिए अलग अलग टाइप के सेंसर का यूज़ किया जाता है।
जिनके बारे में हम आगे प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, जो हमारे सेंसर होते हैं उनके बारे में आगे हम प्रैक्टिकली देखेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल लेवल पर भी हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर सेंसर और डिवाइसेस के बारे में आपको एक्जैक्टली पता चल गया। सेंसर क्या है? हार्डवेयर है, ठीक है, जिसका काम क्या है? डेटा को इनपुट लेना, एनवायरनमेंट से डेटा को कैप्चर करना, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर ये IoT का एक एलिमेंट है और मेन एलिमेंट है। फिर दूसरे नंबर पर बात करते हैं कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी का मतलब ये है कि घर में जितनी भी डिवाइसेस है, जैसे वॉशिंग मशीन हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है, आपका स्मार्टफोन हो गया, स्मार्ट टीवी हो गया, या बहुत सारी डिवाइसेस हैं, तो उन्हें आप आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कैसे करेंगे? ठीक है, ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट करेंगे, वाईफाई के जरिए कनेक्ट करेंगे, सैटेलाइट नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे, कैसे कनेक्ट करना चाहते हैं, वो होती है कनेक्टिविटी। और इसके बारे में हम आगे प्रैक्टिकल लेवल पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कनेक्टिविटी का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि सभी कलेक्टेड डेटा को क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में भेजा जाता है। अब क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? कुछ नहीं है, यानी कि जो अपना डेटा है उसे हम इंटरनेट पर भी भेज सकें या फिर उसे रिसीव कर सकें, तो वो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आ जाता है। तो उसके लिए फिर हमें वैन यानी कि इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर संचार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके सेंसर को क्लाउड से जोड़ा जाना चाहिए, और इन संचार माध्यमों में सैटेलाइट नेटवर्क, ब्लूटूथ, वाईफाई और वैन आदि ये सब शामिल है। तो ये बात हो गई कनेक्टिविटी की। फिर उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर जाहिर सी बात है कि प्रोसेसर यूज करेंगे, ठीक है, जिसे हम नॉर्मली CPU कहते हैं, हमारे लैपटॉप, फोन और कंप्यूटर में भी होता है और IoT में भी होता है। ठीक है, क्योंकि IoT में यूज़ तो सारी चीज़ें लगभग यही होती है। तो यहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग, एक बार जब डेटा कलेक्ट हो जाता है और यह क्लाउड पर पहुंच जाता है तो सॉफ्टवेयर कलेक्टेड डेटा पर प्रोसेसिंग करता है। यह प्रक्रिया केवल टेम्परेचर की जांच कर सकती है और AC या हीटर जैसे उपकरणों पर उसे रीड किया जा सकता है। हालांकि यह कभी कभी बहुत जटिल भी हो सकता है, जैसे वीडियो पर कंप्यूटर विजन का उपयोग करके ऑब्जेक्ट की पहचान करना। ठीक है, तो डेटा प्रोसेसिंग कुछ नहीं है, मतलब इसमें डेटा जो आपका होता है उसे प्रोसेस करना होता है। जो हमारा सेंसर है, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए टेम्परेचर सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर जो कि क्या करेगा? एनवायरनमेंट में टेम्परेचर क्या है वहाँ का वो कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो डेटा कलेक्ट होने के बाद वो प्रोसेसिंग के लिए आएगा, तो जो प्रोसेसर है वही तो प्रोसेस करेगा, एक्जैक्टली बताएगा कि हाँ क्या है, कैसे है, और अगर ज़रूरत होगी तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, और इस तरह से वो कन्वर्जन का काम करेगा। ठीक है, तो डेटा प्रोसेस का मतलब यही है, और डेटा प्रोसेस के आधार पर हम डिसीजन भी लेंगे। ठीक है, डिसीजन कैसे लेंगे? जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि AC है और AC एक रूम में चल रही है, और जो रूम का टेम्परेचर है वो मान लेते हैं कि 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो उस कंडीशन में हम चाहेंगे कि 18 डिग्री से नीचे जब हमारा टेम्परेचर पहुंचे तो AC ऑफ हो जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या करना है? उसका यूज़ भी करना है, यानी उसके बेस पर हमें डिसीजन भी लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और यहाँ पर कभी कभी डेटा कलेक्शन जो है वो जटिल भी हो जाता है, यानी टफ हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट हमारा है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस का मतलब सीधा है कि इन्फॉर्मेशन को इंड यूज़र के लिए किसी तरह अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि जो भी चीज़ें, जो भी हरकत हो रही, जो भी सेंसर जो है वो डेटा सेंस कर रहा है, डेटा प्रोसेसिंग से डेटा जो है हमारा वो कलेक्ट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, तो फाइनली यूज़र इंटरफेस यानी फाइनली हमें पता भी तो होना चाहिए, ठीक है, कि क्या हो रहा है। तो उसे हम अपने फ़ोन या अलार्म ट्रिगर करके, या फिर उन्हें ईमेल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, या नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो वही होता है यूज़र इंटरफेस। ठीक है, कैसे? सिंपल है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपका रूम का टेम्परेचर हो गया, वो घट रहा है या बढ़ रहा है, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ोन पर मिलनी चाहिए, या कोई अलार्म ऐसे इस टाइप का लगा हो, या मेल होना चाहिए, या मैसेज होना चाहिए, यानी नोटिफिकेशन यूज़र एंड यूज़र तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक IoT का ही पार्ट है जो कि हमारा कहलाता है यूज़र इंटरफेस। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा यूज़र इंटरफेस, यानी कि इसमें मॉनिटर भी आ सकता है। ठीक है, मॉनिटर यहाँ जहाँ पर हमें डेटा दिखाई देगा। यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल भी है, अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एग्जाम्पल है, यदि कोई यूज़र रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर में किसी भी बदलाव का पता लगाता है तो IoT तकनीक के द्वारा यूज़र को अपने मोबाइल फ़ोन की हेल्प से टेम्परेचर को एडजस्ट करने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें यूज़र इंटरफेस की ज़रूरत पड़ेगी ही। ठीक है, तो ये चीज़ आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर IoT काम कैसे करता है? काम कैसे करने का मतलब ये है कि उसमें कौन कौन से मेन पार्ट है। तो यहाँ पर 4 फंडामेंटल हैं, जिसमें सेंसर, डिवाइसेस, कनेक्टिविटी, डेटा प्रोसेसिंग एंड यूज़र इंटरफेस, ये मेन 4 पार्ट हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पर IoT एप्लीकेशंस, यानी IoT का यूज़ किस किस फील्ड में कैसे कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हमारा है वेरिएबल, यानी कि पहनने योग्य। तो आपको पता है यहाँ पर कई सारे गैजेट आ चुके हैं, जैसे स्मार्ट वॉच हो गया, हार्ट रेट मॉनिटरिंग हो गया, ठीक है, ग्लूकोज मॉनिटरिंग हो गया, GPS
ट्रैकिंग हो गया, GPS ट्रैकिंग बेल्ट हो गई, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी डिवाइसेस होती है जिन्हें हम आसानी से पहन सकते हैं, वेरिएबल यानी पहनने योग्य होती हैं। तो ये भी यहाँ पर IoT के अंतर्गत ही आती है। ये सब IoT डिवाइसेस होती हैं, गैजेट्स होते हैं। इन डिवाइसेस में सेंसर लगा होता है जो कि डेटा को कलेक्ट करता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर है हार्ट रेट मॉनिटरिंग। तो यहाँ पर अगर आप इस गैजेट को पहनेंगे तो वो आपकी जो हार्ट बीट है, हार्ट रेट है, उसे मेज़र करेगा, ठीक है। और आपको जैसे भी वो कनेक्ट होगा आपके फ़ोन पर या फिर अगर उसमें डिस्प्ले दी गई होगी तो वहीं पर वो आपको मेज़र करके बताएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो IoT गैजेट्स के अंतर्गत ही आती हैं। हेल्थ में इसका यूज़ होता है। हेल्थ में टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ठीक है, ऑक्सीमीटर, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब हेल्थ में यूज़ होती हैं जो कि IoT के ही अंतर्गत आती हैं। और इसमें भी सेंसर का यूज़ किया जाता है जो कि हमारे बॉडी से या फिजिकल इन्वायरमेंट से डेटा को डिटेक्ट करती हैं, ठीक है। स्मार्ट बेड्स वगैरह हो गई, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रैफिक मॉनिटरिंग में IoT का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैफिक मॉनिटरिंग में यहाँ पर अगर हम IoT का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के भी हमारा जो ट्रैफिक है वो मॉनिटर होता रहेगा, ठीक है। जिसमें कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक जो है वहाँ पर सिग्नल चेंज होते रहेंगे और वहाँ पर कैमरे वगैरह भी यूज़ किए जा सकते हैं जिससे हम वहाँ पर कई सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो ट्रैफिक मॉनिटरिंग में भी हमारा IoT यूज़ किया जाता है, इसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि ऑटोमेटिक चालान वगैरह भी कट सकते हैं IoT के थ्रू, जहाँ पर किसी भी ह्यूमन इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा काम जो है वो मशीन यानी कि गैजेट्स करता रहेगा। फिर एग्रीकल्चर में भी IoT का बहुत बड़े लेवल पर यूज़ हो रहा है। जैसे मॉइस्चर, एसिडिटी, न्यूट्रिएंट्स या फिर ह्यूमिडिटी को मेज़र करना हो तो इसके लिए सेंसर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपका एक खेत है, ठीक है। एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में एक खेत है और वहाँ पर खेत में अगर हम नॉर्मली अगर बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन क्या करेगा, वो कंटिन्यूसली चेक करेगा डेली टू डेली कि हाँ खेत में मॉइस्चर या फिर नमी या फिर पानी की मतलब कितना कम है और उस हिसाब से वो अपना मैनुअल वर्क करेगा। लेकिन यहीं पर आप अगर उस खेत में पर्टिकुलर सेंसर का यूज़ करते हैं, ठीक है, सेंसर का मतलब ह्यूमिडिटी सेंसर का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं खेत में हमने जगह जगह पर ह्यूमिडिटी सेंसर लगा दिए। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर खेत में जैसे ही ह्यूमिडिटी कम होगी कैसे पता चलेगा, तो वो तो सेंसर डिटेक्ट करेगा कि कितनी ह्यूमिडिटी है। अब कम है या नहीं है उसके लिए तो हम वो कंडीशन सेट ही कर सकते हैं CPU में यानी कि माइक्रो कंट्रोलर में, ठीक है। और फिर वो क्या होगा कि जैसे ही तय सीमा के नीचे ह्यूमिडिटी पहुँचेगी तो यहाँ पर क्या होगा कि एक डिवाइस यानी एक मशीन दूसरे मशीन को ऑटोमेटिक ऑन कर देगी, यानी कि मोटर जो आपका वाटर पंप है उसे ऑन कर देगी और ऑटोमेटिक जो है खेत में पानी जाने लगेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस से ह्यूमिडिटी भी मेजर हुई, पानी भी ऑटोमेटिक पहुंचा और जैसे ही ह्यूमिडिटी तय कंडीशन के ऊपर जाएगी ऑटोमेटिक जो है वो मोटर ऑफ भी हो जाएगा। क्लियर है। तो ये एक IoT का एग्रीकल्चर में यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल दिया है और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। स्मार्ट होम, तो IoT का स्मार्ट होम में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं AC, स्मार्ट TV, फ्रिज, LED बल्ब, फैन, स्मार्ट डोर, वॉशिंग मशीन, इन सब को भी हम अपने फ़ोन से या IoT के सेटअप में कनेक्ट कर सकते हैं, जिसे हम अपने फ़ोन से या किसी भी चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं या मशीन से मशीन का भी कम्युनिकेशन करा सकते हैं। जैसे स्मार्ट डोर की बात करें तो स्मार्ट डोर को अगर आप चाहें तो स्मार्ट डोर को यानी कि एक डोर को आप अपने फ़ोन से भी ओपन या फिर क्लोज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ह्यूमन इंटरफेरेंस है, लेकिन फिर भी ईजी है। लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर इस रूम में, जैसे मान लेते हैं कि आपका कोई पर्सनल रूम है, तो उस रूम में जब हम एंट्री करें तो ऑटोमेटिक डोर ओपन होना चाहिए और फिर क्लोज हो जाए, और अगर कोई दूसरा डोर के सामने हो या खोलने की कोशिश करे तो वो ओपन नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, जहां पर किसी भी ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, डोर ऑटोमेटिक ओपन या क्लोज होगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए भी मतलब हम IoT का यूज़ करते हैं। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट, पोल्यूशन चेकिंग, तो इन सब में भी हम IoT का यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियों में भी हम IoT का यूज़ करते हैं और हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर सर्विलांस यानी कि निगरानी रखने के लिए भी हम IoT का यूज़ करते हैं। जैसे CCTV कैमरा हो गए, तो ये भी IoT के अंतर्गत ही ये चीज़ें आती हैं। क्लियर है। और इन सब के अलावा हम और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर IoT का यूज़ किया जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पर आपने ये समझ लिया है कि एग्जैक्टली IoT जो है वो क्या है, ठीक है। उसका हमने एक थ्योरी इंट्रोडक्शन देख लिया है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें, सेंसर, डिवाइसेस, डेटा प्रोसेसिंग, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, यूज़र इंटरफेस वगैरह क्या होता है, इन सब टॉपिक पर हमने बात कर ली है और समझ लिया है। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं कि इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ IoT यहाँ से हम अगली वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।